हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं सभी आप लोग अच्छे मस्त और तंदुरुस्त होंगे। प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग इस टाइम पीरियड को खराब मत कीजिएगा, है ना। जो बच्चा इस टाइम को यूटिलाइज कर रहा है डेफिनेटली ही विल गेट सिलेक्शन। और जो बच्चा इन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को खराब कर रहा है, जो बच्चा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपना पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है, सो रहा है, खेल रहा है, मोबाइल्स में लगा हुआ है, पबजी खेल रहा है, गेम खेल रहा है, बाकी कुछ भी गेम हो सब चीजें कर रहा है, आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे बच्चे, नहीं ले पाओगे। बहुत टफ कंपटीशन है, पूरा ऑल ओवर इंडिया उस एग्जाम के लिए लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है कि मुझे आईआईटी चाहिए। तो प्लीज आप लोग इस टाइम को खराब मत कीजिएगा, समझ पा रहे हो, वरना एग्जाम आपको खराब कर देगा। करेक्ट, यस। सो ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा हमारा इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और हम पढ़ रहे थे अपना हाइपरबोला। और हाइपरबोला के अंदर हम वो सब पढ़ चुके थे, हम पढ़ रहे थे जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। यस, तो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमारा एक जो टॉपिक है, और हमारा लेक्चर नंबर 3 है, टॉपिक का नाम क्या है, जनरल इक्वेशन यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशंस। यस, तो हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आपने पैराबोला, हाइपरबोला और ये एलिप्स वेलिप्स पढ़ रखा है, तो देखते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्लीज कोई पेन उठा लीजिए अपने, है ना। और कोशिश क्या कीजिए कि आप पहले समझो चीजों को समझने के बाद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद पोज करके लिख लिया करो यार, क्या दिक्कत है ना। डिजिटल जमाना है, आप भी डिजिटल बन जाओ। तो आपके पास देखो क्वेश्चन, जो टॉपिक का नाम क्या है, जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन कौन सी होती है हमारे पास। अगर मैं बात करूं पैराबोला की, तो पैराबोला में जनरल इक्वेशन तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। बोला यस। तो अगर मैं स्टार्टिंग करता हूं अपने पैराबोला से, तो पैराबोला तो मेरे पास ये होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। बोलो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम एक बार पैराबोला बना देते हैं। याद करो मैंने क्या बताया था, जिसके ऊपर स्क्वायर उसके ऊपर पैराबोला, है ना। तो किसके ऊपर स्क्वायर है, वाई के ऊपर, और साइड कौन सी, पॉजिटिव। तो वाई एक्सिस ये वाली, तो इस वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, कहीं पर भी मैं अपना एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेता हूं एक्स वाई, क्योंकि ये एक्स वाई भाई तो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। और ए हमारे पास कौन है, ए हमारे पास, अगर ये मेरे पास, अगर यहाँ पे एक मैं वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स बना देता हूँ, यहाँ पे मैं एक डायरेक्ट्रिक्स बना देता हूँ, तो डायरेक्ट्रिक्स और इस फोकस का पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, A0। ये हमारे पास कौन है, 0 0, मतलब ऑरिजिन है। समझ पा रहे हो ना, सब चीज आपने डिटेल में पढ़ी हुई है। बोला यस, आप चाहो तो डायरेक्ट्रिक्स को थोड़ा डार्क कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि y है वो एक्चुअली कौन है। देखो, ये जो डिस्टेंस है मेरे पास, यही तो y है। और x डिस्टेंस कौन सा है, x डिस्टेंस मेरे पास, यही तो x डिस्टेंस है। बोला यस। और ये जो एक्सिस होती है, ये कौन सी एक्सिस होती है आपके पास, इसको हम बोलते हैं एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हो आप, या फिर इसको हमने जनरली अपने पैराबोला की एक एक्सिस का नाम दिया हुआ है, उसको एक्सिस भी बोल देते हैं काफी बार, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं, बट मैं इसको फिलहाल एक्सिस ही बोल रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये लाइन कौन सी है, ये लाइन तो मेरे पास टेंजेंट बनते हुए जा रही है, किसके अलोंग, वर्टेक्स पर, है ना। ये कौन है, वर्टेक्स पॉइंट, वर्टेक्स पॉइंट पर टेंजेंट बन रहा है। बोला यस। तो एक काम करता हूं, मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को क्या लिख लेता हूं, और क्या मैं कह दूं 4a जो दिख रहा है आपको, वो तो हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। यस, ये तो हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। और y देखो कौन है, y है मेरे पास डिस्टेंस है, कहां से, उस पॉइंट से लेकर उस एक्सिस तक का बीच का। y कौन है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। यस, तो आप इसे क्या लिखोगे, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ पैराबोला, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ ए पैराबोला। और ये 4a कौन होता है, 4a होता है अपने पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसका स्क्वेयरिंग कर दिया मैंने, और चाहो तो इसको लेटस रेक्टम लिख दो, आप समझ जाओगे अब 4a का मतलब। और x कौन है अपने पास, ध्यान से देखो, x उस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर ये जो टेंजेंट बनती हुई जा रही है, वर्टेक्स पे जो टेंजेंट बनती जा रही है, वो डिस्टेंस, समझ पा रहे हो। तब इसे क्या लिखोगे, डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, समझ पा रहे हो। यस, अब आपको ये चीज याद रखनी है, क्योंकि इस चीज से हमारे क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ पे जो मेन वर्ड है ना, दैट इज द मेन वर्ड इज व्हाट, मेन वर्ड इज डिस्टेंस। हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग जानते हो, है ना। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, दैट इज द रीजन कि यहाँ पे लग जाता है मॉडुलस, और फिर हम यहाँ लग देते हैं ax1 प्लस by1 प्लस में c अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर।
ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें हमें पॉइंट पता रहेगा या फिर ये पता रहेगा, कुछ ही पता रहेगा, हमें डिस्टेंस वाली चीजों को यूज करते हुए अपने पैराबोलिक इक्वेशंस, हाइपरबोलिक इक्वेशंस और इलिप्स वाली इक्वेशंस को बना के लाना है। तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो हमें वो लिखना पड़ेगा। अगर सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता, तो क्या मैं कहता हूं, आप खुद से समझ सकते हो। मैं एक बार रफली बता देता हूं, अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता, एक्स स्क्वायर तो किसके ऊपर स्क्वायर बना हुआ है, एक्स के ऊपर, तो हमारे पास पैराबोला कुछ बन जाता है यूं। और अगर मैं एक पॉइंट ले लेता तो एक्स, ये कौन सा डिस्टेंस होता है मेरे पास वाई, और ये कौन सा डिस्टेंस होता है मेरे पास एक्स। अब मेरे पास ये एक्सिस बन जाएगी, जरा ध्यान से देखो, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स तो मेरे पास ये है, और ये अभी कौन है मेरे पास, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, मतलब सब जगह सेम बात फॉलो हो रही है। ये जो बात लिखी हुई है ये हमारे पास सब जगह फॉलो हो रही है, चाहे चाहे वो हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो, चाहे वो मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो। हाँ, अगर नेगेटिव आता तो नेगेटिव लग जाता बाद में, है ना। तो मतलब ये जो पार्ट लिखा, ये जो डेफिनेशन लिखी हमने एक नए तरीके से, इस चीज का हमारे पास आगे जाके यूज होने वाला है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ पैराबोला लेटस रेक्टम विद दिस वन। ठीक है, तो प्लीज आप इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, साथ में ये भी लिख दीजिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम लिख रहे हैं बार बार डिस्टेंस। ओ यस, करेक्ट, फटाफट लिखिएगा फटाफट। सिंपल सी बात बोली है कि हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ अ पैराबोला लेटस रेक्टम, चाहो तो यहाँ पे कंप्लीट लिख लीजिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, है ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, आप चाहो तो इसका क्वेश्चन भी कर सकते हो, बट चलो क्वेश्चन भी करा देता हूँ। आप जल्दी से पोज कीजिएगा, मैं इसको रब करके क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को करते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करते हैं, चलो फटाफट लिख लिया, चलो मिटा रहा हूँ मैं। तो आपके पास एक ये बेहतरीन क्वेश्चन आया, और ये 2006 में पूछा गया आप लोगों से इसी कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक्सिस ऑफ ए पैराबोला, बोला ठीक है, मतलब पैराबोला की एक्सिस, ठीक मतलब समझ गए आप, इज अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। देखो, इस अभी तक हमारे पास जो पैराबोला दिया रहता था वो पैराबोला सिंपल होता था, है ना, जैसे कि यूं बना देते थे, वो पैराबोला की बात नहीं कर रहा, बोला उस पैराबोला की बात कर रहा है जिसकी एक्सिस y इज इक्वल टू एक्स, और y इज इक्वल टू एक्स तो आप जानते हो ये होता है, मतलब ये हमारे पास एक्सिस है, तो पैराबोला कुछ यू बनने वाला, कहां बनने वाला देख लेते हैं। एट द डिस्टेंस ऑफ इट्स वर्टेक्स, पहले वर्टेक्स की बात कर रहा है फिर फोकस की बात, फ्रॉम ओरिजिन रूट 2 एंड टू रूट 2, सपोज करो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मेरे पास रूट 2 है, तो वर्टेक्स यहां पर हो गया, तो मतलब पैराबोला कुछ यू बनने वाला है। अब एक बच्चे के सवाल में आ सकता है कि सर यहां पे बन सकता है, बिल्कुल यहां पे बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, क्योंकि रूट 2 डिस्टेंस यहां पर भी है, रूट 2 डिस्टेंस यहां पर भी है, तो मैंने लिख दिया रूट 2। चलो देखते हैं इधर भी हो सकता है क्या, एंड टू रूट 2 मतलब फोकस तक का डिस्टेंस टू रूट 2 है। अरे भैया, यहां से लेके यहां तक का रूट 2, और फोकस सपोज करो यहां पे है मेरे पास, तो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये टू रूट 2 है, ये टू रूट 2 है, ये टू रूट 2, रूट 2 रूट 2 टू रूट 2, वाओ, यस, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकाल लिया हमने, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकाल लिया हमने। बोला ठीक है, इफ वर्टेक्स एंड फोकस बोथ लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बड़ी अच्छी बात कही इसने कि दोनों के दोनों जो चीजें बनी हुई है ना, वर्टेक्स भी और फोकस भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनी हुई है। मे बी हो सकता था अगर ये बात ना लिखी होती तो मेरे पास पैराबोला इधर भी बन सकता था, यस ऑफ कोर्स। तो अब हमारे पास बोल रहे हैं देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हमें बतानी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखो, हमें बताना है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, तो एक्सिस कौन सी है, ये वाली, मतलब मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, और इस लाइन की इक्वेशन तो मेरे पास बैठी हुई है क्योंकि x इज इक्वल टू वाई, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसका तो काम हो गया, इस पर्टिकुलर लाइन का तो एक्सिस का तो काम हो गया। बोला टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो वर्टेक्स पे जो टेंजेंट बनेगा इसकी मुझे चाहिए इक्वेशन। अगर मैं इसकी इक्वेशन निकाल पाता हूं देन डेफिनेटली आई विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मुझे अगर टेंजेंट चाहिए तो टेंजेंट के लिए तो मुझे भैया मुझे स्लोप चाहिए और एक कोऑर्डिनेट चाहिए, या फिर दो कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मैं एक स्लोप और एक कोऑर्डिनेट निकालना आसान समझ रहा हूँ क्योंकि हमें काफ़ी चीज़ें पता है। अब एक बात सुनो जरा, सुनो जरा, ये हमारे पास रूट 2 डिस्टेंस है ना। मेरा मेन काम क्या है, मेरा मेन काम है इस लाइन का डिस्टेंस एक्सिस का इक्वेशन निकाल ले, इस एक्सिस की इक्वेशन निकाल ले, और अगर मैंने इसकी इक्वेशन निकाल दी तो मेरे पास वो निकाल दूंगा, वो निकाल दूंगा, वो निकाल दूंगा, सब निकल जाएगा, काम खत्म।
जरा निकालना इसकी इक्वेशन। तो एक बार बताओ, ये रूट टू है तो डेफिनेटली इसका कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, 1,1। बोला क्यों? क्योंकि ये वन तभी तो रूट टू, क्योंकि वन का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू का स्क्वायर, सेम 2। ठीक है, तो बोला यस इसका कोऑर्डिनेट 1,1। बोला ठीक है, तो इसका मुझे लाइन पता चल गया, और इसका स्लोप क्या रहा होगा मुझे वो जानना है। इसका लाइन का स्लोप देखो, ये y इज इक्वल टू एक्स पर है, y इज इक्वल टू एक्स मतलब टेंजेंट थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री है, तो हमारे पास ये दोनों लाइंस 90 डिग्री पर होती है ना? ये दोनों लाइंस 90 डिग्री पर होती हैं, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री हो गया, तो ये कितना डिग्री हो गया मेरे पास 135 डिग्री। क्योंकि 90 45 45 180 हो गया ना इस ट्राइंगल का सम। समझ पा रहे हो? ये जो ट्राइंगल दिख रही है आपको ओ, इसको वी मान लेते हैं, चलो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को मैं एम मान लेता हूं। तो ओ वी एम ट्राइंगल का सम 180, क्योंकि ये 45 डिग्री। रीजन क्योंकि यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वाई है, और एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हमारे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, है ना? तो 45 डिग्री, ये 90 डिग्री है, क्योंकि एक्सिस और टेंजेंट हमारे पास हमेशा 90 डिग्री बनाता है, और ये मेरे पास 45 डिग्री हो गया, और मेरे पास ये 180 डिग्री, तो 135 डिग्री। मतलब मैं इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं, दैट इज टेंजेंट थीटा, मतलब टेंजेंट 135, और इसका स्लोप हो जाएगा कितना, हो जाएगा -1, है ना? 90 प्लस 45, यस। तो टेंजेंट 90 प्लस 45 इज इक्वल टू कितना हो गया, कोट 45 माइनस का कोट 45, और ये कितना आ गया मेरे पास -1। मतलब ये किसका स्लोप आया, स्लोप आ गया किस वाली इक्वेशन का? चाहो तो आप इसको नाम दे दो ए बी, इस वाली इक्वेशन का नाम दे दो आप ए बी, और हमें एक कोऑर्डिनेट पता है, यस 1 1। तो इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हो गया पता है, y माइनस वाई वन कौन है, 1 1 है ना पॉइंट, तो 1। स्लोप कितना है -1, x -1, तो y -1 माइनस एक्स प्लस 1, और ये x प्लस वाई, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, इसको भी चाहो इधर इधर ही ले आओ, तो यस ये जो बना मेरे पास x प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन, जो कि हमारे पास ये बैठी हुई है, और ये हमारे पास टेंजेंट है वर्टेक्स पर। तो चीजें समझ में आ गई करना क्या है। तो हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन आ गई, ये लाइन की इक्वेशन आ गई, हमें बताना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और हमें सब कुछ पता है, हम कहीं पर भी एक पॉइंट मान लेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हुए अपना काम खत्म। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हुए अपना काम खत्म। मैं क्वेश्चन को रब कर देता हूं, ताकि क्योंकि क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, लिख लो जिसको भी लिखना है क्वेश्चन अभी, है ना? अब पॉज करके, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, दैट द रीजन कि मुझे हटाना पड़ रहा है। चलो जरा मुझे बताना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर इस एक्सिस तक का डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो कैसे निकालोगे? क्योंकि इस पर्टिकुलर लाइन की जो इक्वेशन है वो मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट में a स्क्वायर बी स्क्वायर, a कौन है 1, x1 कौन है x, तो 1 इंटू एक्स, है ना? आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना जानते हो, इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, तो x माइनस वाई, क्योंकि c तो है नहीं, और a स्क्वायर बी स्क्वायर, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू -1, तो 1 और 1 का स्क्वायर √2, और इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, तो इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 4a, और a कौन होता है, a होता है अपने पास वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस। अरे भाई ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना शुरू किया है। अगर मैंने ये पैराबोला बना दिया, तो आप इसको क्या करते थे, सपोज करो यहाँ पे, तो ये क्या होता था a,0, मतलब वर्टेक्स से लेकर, ये वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस ही तो अपना a होता है। वर्टेक्स ये रहा और फोकस ये रहा, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है √2, यस √2 इज ऑलरेडी मेंशन, वही मेरे पास a है, तो 4a मतलब 4 √2, और डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये रहा टेंजेंट एट वर्टेक्स, और ये रहा पॉइंट, तो आपको निकालना है ये पर्टिकुलर डिस्टेंस। लाइन आपके पास ये रही, पॉइंट आपके पास ये रहा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ मजे पाओ। 1 इंटू एक्स तो x, 1 इंटू वाई वाई, -2 अपॉन में a स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, तो 1 और 1 का स्क्वायर √2,
यस, तो आपके पास ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया। सोल्व करना जरा इसको भाई, प्लीज सोल्व इट। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू, ये तो कट ही गया, ये तो मर ही गया, 4x प्लस 4y माइनस में 8, है ना। 4x प्लस 4y माइनस में 8, रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 हो गया ना। अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई, अब सिंप्लीफाई कर दो, जो भी बनेगी इक्वेशन वो हमारे पास एक पैराबोलिक इक्वेशन बनने वाली है। ठीक है, चलो इसको यहाँ सोल्व कर देता हूँ, इसको यहाँ सोल्व कर देता हूँ। समझ में आ रहा है बात, आसान क्वेश्चन था यार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 8x, 4 दूनी 8y माइनस में 16, वैसे तो वहीं छोड़ दो, है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4x जो भी बन रहा है, तो ये हमारे पास एक, ये आपको इक्वेशन जो देखने को मिल रही है एक्स स्क्वायर, मैं इसको पर्टिकुलर फॉर्म में लिख देता हूँ जैसे हम लिखते हैं आज तक। ये कुछ इस तरीके के फॉर्म में लिखते हैं ना अपन। यस, दैट इज योर ऑप्शन इन द क्वेश्चन, है ना। तो आपसे ये पूछा गया था, ये इक्वेशन निकल कर आई, ये इक्वेशन हमारे पास इस पर्टिकुलर पैराबोला की इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें यूज करना है, मतलब हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, नंबर 1 टेंजेंट और नंबर 2 एक्सिस। अगर इन दोनों इक्वेशंस हमें पता है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हुए आराम से क्वेश्चन निकाल देंगे। ठीक है, सो समझ में आ गया होगा, होप सो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारे पास हमने पैराबोला पढ़ा, ऐसे में इलिप्स और हाइपरबोला एक बार दिखा देता हूं आपको। तब तक आप प्लीज वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। पॉज हो गया, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। ओके, डन 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 डन, चलो हो गया ना भाई सबका। देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा लिख ही ना रहा हो। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों लिखना तो पड़ेगा बेटा, क्योंकि सिलेक्शन तो आप लोगों को चाहिए ही चाहिए। ना तो घर वाले ना जीने देंगे कि इतने पढ़ाई की, 2 साल पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा, और फिर भी दिक्कत है ना। जो इक्वेशन ऑफ फिलिप्स की बात करते हैं हम, एक बात बताना जरा, अगर मैं इलिप्स की इक्वेशन पढ़ता हूं तो हम क्या पढ़ते थे, कुछ याद आ रहा है क्या? अरे कुछ ऐसा ही तो पढ़ते थे, कुछ ऐसा ही तो पढ़ते थे अपन इक्वेशन ऑफ फिलिप्स में। और अगर मैं इसका सिंपल डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो हमारे पास कुछ यूं और यूं, और ये ए होता था और ये बी होता था, और मैं लेट से मान ले रहा हूं कि ये मेरे पास एक्स और वाई पॉइंट है। और अगर, है ना, ज्यादा अच्छा तो डायग्राम नहीं बनाया मैंने, लेकिन समझ जाओ आप। वैसे मेरी ड्राइंग काफी अच्छी है, बट मैं अभी ढंग से नहीं बनी है ना। चलो, आप लोग जानते हो कि बड़ा कौन दिख रहा है आपको? एक्चुअली ज्यादा अच्छी फीलिंग आ नहीं रही है मेरे को भी इस डायग्राम से, तो थोड़ी सी अच्छी फीलिंग दे देते हैं। यूं किया, यूं किया, और यूं किया, और यूं किया, ठीक है, हल्का फुल्का। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक मेजर एक्सिस चाहिए होती है और एक माइनर एक्सिस चाहिए होती है। तो अगर मेरे पास ये ए पॉइंट है ना, और ये मेरे पास बी पॉइंट है, तो मेजर एक्सिस तो यही हुई ना, क्योंकि हमें दिख रहा है बड़ा पोर्शन ये वाला है, और ये कौन सी एक्सिस होगी मेरे पास? माइनर एक्सिस। और ये सपोज करो मैं एक पॉइंट ले रहा हूं ये, और तभी तो हम इक्वेशन लिखते हैं कुछ ऐसी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यस, तो जरा मुझे बताना भाई, एक्स कौन है, बस एक्स बताओ कौन है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं लेता हूं तो ये मेरे पास वाई डिस्टेंस निकल कर आएगा, है ना, इस पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर। और यहां से यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालूं तो ये एक्स होगा। तो जरा बता दो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है भैया? डिस्टेंस है मेरे पास माइनर एक्सिस से लेकर पॉइंट तक का। एक्स कौन है? एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द माइनर एक्सिस। यस और नो? तो यहां पे मैं लिख दूं डिस्टेंस फ्रॉम द माइनर एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस का स्क्वायर। ए कौन होता है? ए हमारे पास है मेजर एक्सिस। देखो 2a, है ना, 2a बोलते थे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। 2a इज व्हाट? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो ए क्या हो गया? लेंथ ऑफ सेमी मेजर, लेंथ ऑफ सेमी मेजर। 2a अगर मेजर एक्सिस की लेंथ है तो ए क्या हो गया? सेमी मेजर एक्सिस हो गया ना। तो हम क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। y कौन है बता दो जरा? y है मेरे पास ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फ्रॉम द मेजर एक्सिस, यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस था, यहाँ पे मेजर एक्सिस है, तो डिस्टेंस फ्रॉम
मेजर एक्सिस, और यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग कर दो। और ये कौन है जरा बता दो, बी कौन है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर है ना, तो लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, यस, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमने इलिप्स को इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया, और अब हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एंड माइनर, मतलब हमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी हमें। और अगर मैं इन दोनों पर्टिकुलर इक्वेशन को ढूंढ पाता हूं तो हमारे पास ये क्वेश्चन काफ़ी इजी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। अब हम चलते हैं अपने हाइपरबोला पे। हाइपरबोला भी काफ़ी सिंपल है, प्लीज़ फोकस बना रखिए कैमरा, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। अब नोट कीजिएगा आप, अब नोट कीजिएगा, हो गया नोट। चलो अब मैं बात करता हूँ अपने हाइपरबोला की, ठीक है। तो हाइपरबोला में ऑब्वियस सी बात है ये हट जाएगा अपने पास, उधर देखते हैं क्या क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा। इक्वेशन तो कुछ ऐसी होती है ना अपने पास। यहाँ पे कौन होता है अपने पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या होता है मेरे पास हाइपरबोला में, जरा बताना भाई, कुछ हाइपरबोला में यू, और मैंने एक पॉइंट ले लिया अपना x और y, और अगर मैंने ये एक्सिस पॉइंट लिया तो हमारे पास जिस एक्सिसों को कट ही नहीं करता उसको कौन बोलते हैं हम, कॉन्जुगेट एक्सिस, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। ये तो आप लोग जानते हो ना, कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स। बोला आप देखो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, एक्स कौन है, एक्स मेरे पास उस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर जो हमारे पास मेन एक्सिस होती है ना, उनके बीच की बात कर रहा हूं मैं। तो एक्स मेरे पास भैया ये डिस्टेंस है, मतलब ये कौन सा डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्जुगेट एक्सिस। एक्स कौन हो गया, अरे ये एक्स ही तो होगा ना मेरे पास, कितनी एक्स दूरी पे गए, कॉन्जुगेट एक्सिस से। तो डिस्टेंस फ्रॉम माइनर से क्या कर दीजिएगा आप, कॉन्जुगेट, यहां पे तो माइनस आना ही आना है। और जरा देखना ए कौन है, यहां पर जो अपने पास ए और बी होता है, अगर मैं बात करूं ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर होता है ना, ए हमारे पास कहीं ना कहीं यहां पर होता है और बी हमारे पास कहीं ना कहीं यहां पर होता है। तो जरा बताना ए यहां पे कौन होगा। आपने याद करो मैंने एक टेबल बना के दी थी आपको, टेबल, उस टेबल में क्या बताया था कि 2a और 2b अपने पास क्या होता था, 2a इज व्हाट, लेंथ ऑफ ए ट्रांसवर्स एक्सिस, और 2b इज व्हाट, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट। तो 2a अगर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स है तो a क्या हो गया, लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स, लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, यस दिस इज ट्रांसवर्स, लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का होल स्क्वायर। माइनस तो आना ही आना था, y कौन है देख लो जरा, y हमारे पास है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, तो लेंथ ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसवर्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसवर्स एक्सिस। और b कौन हो गया मेरे पास, b 2b अगर लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होता था तो b क्या हो गया मेरे पास, लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, यस, और इज इक्वल टू में 1, इज इक्वल टू में 1, यस, दिस इज पर्टिकुलर योर जनरल इक्वेशंस ऑफ ए नॉर्मल कर्व्स, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। सर्कल में ऐसा नहीं बनने वाला, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये तीन चीजें आपको देखनी है, कैसे यूज करना है मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखा दिया करके, 2006 वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस वन। अब हमारे पास एक टॉपिक और बचता है, पहले जल्दी से आप इसको नोट कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, हम तब तक आगे बढ़ते हैं। अरे समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, यस और नो। तो धीरे 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 मेरे को भी आदत पड़ रही है फ़ोन से बातें करने की। मेरे सामने सिर्फ एक फ़ोन है और एक मैं हूँ और एक फ़ोन है, बस इस पूरे इतने बड़े सारे कमरे में, है ना। चलो कोई नहीं। तो ये हमारे पास हो गया हाइपरबोला, है ना। ये हमारे पास, तो ये हमारे पास लिखा हुआ लिखा हुआ है लेकिन है तो हाइपरबोला अपने पास, है ना, इतना तो आपको पता ही है। तो हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपने, और दैट इज सेंटर ऑफ कॉनिक सेक्शन। कोई भी कॉनिक सेक्शन है अगर उसका सेंटर निकालना है तो कैसे निकालोगे, चलो देख लेते हैं। पहले बताओ आपके पास सेंटर ना, कॉनिक इक्वेशन क्या होती है, पहले कॉनिक्शन लिखो। तो सेंटर ऑफ कॉनिक, सेंटर ऑफ कॉनिक सेक्शन, है ना। जब आप इक्वेशन दी रहेंगी आपके पास, तो कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो पता चल जाएगा। जैसे आपके पास जो कॉनिक इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस
2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू में जीरो, इज इक्वल टू में जीरो। यस, तो आपके पास अगर ये कोई भी अपने पास एक कॉनिक इक्वेशन है तो आपको क्या करना है, जैसे अगर मैं बात करूं आपको याद करो मैंने आपको पढ़ाया था पार्शियल डिफरेंशिएशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए डिफरेंशिएशन एंड ए पार्शियल डिफरेंशिएशन? पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो उसके अलावा सब कुछ कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट। तो अगर हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दूं, अब कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे जैसे सपोज करो अगर मेरे पास एलिप्स की इक्वेशन लिखी हुई है या फिर हाइपरबोला की इक्वेशन लिखी हुई है या फिर पैराबोला की इक्वेशन, कुछ भी इक्वेशन लिखी हुई है, सेम स्टेप यूज करने, सेम स्टेप, है ना। आपको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, एक बारी एक्स के रिस्पेक्ट में एक बारी वाई के रिस्पेक्ट में, सिंपल सी बात है। सपोज करो मेरे पास एक कॉनिक सेक्शन है, ठीक है, सी, तो आपको क्या करना है, आपको एक बारी तो पार्शियल डिफरेंशियल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं डेल, है ना। डी नहीं बोलते, डेल बोलते हैं। डी होता है ऐसे और डेल होता है कुछ ऐसे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में कुछ ऐसा, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो ये। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहा हूं तो इसके अलावा, एक्स के अलावा सब कुछ कांस्टेंट, वाई भी कांस्टेंट, लेकिन उसमें सोचना पड़ेगा, है ना, डिफरेंशिएशन में। तो जैसे इसका डेरिवेटिव करना, ए तो कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2ax, x तो हो गया अपने पास डेरिवेटिव 1, बचा कौन, 2hy, और by स्क्वायर, कोई x है ही नहीं तो 0 हो गया। 2gx, x का तो हो गया 1 और 2g का कितना हो गया मेरे पास 2g प्लस, और 2fy भी कांस्टेंट और c भी कांस्टेंट, कुछ इस तरीके से बनेगा मेरे पास ये। चलो ठीक है, अब मैं अगर विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करूंगा तो y वाले सारे वेरिएबल इसके अलावा जो बचा वो सब कांस्टेंट। तो जरा करना इसका डेरिवेटिव, a भी कांस्टेंट, x स्क्वायर भी कांस्टेंट, मर गया, मर गया। आगे चलो 2hxy, तो 2hx, क्योंकि y का डेरिवेटिव तो 1 हो गया ना, y का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, तो 2hx बचा, प्लस by स्क्वायर, b का तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन y स्क्वायर का 2y, तो 2y, प्लस 2gx का 0 हो गया क्योंकि 2 भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, और 2fy का क्या हो गया मेरे पास 2f, क्योंकि y का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 और c का डेरिवेटिव क्या बन गया 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन बनी, इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, 0 के इक्वल पुट करो और यहां से x की और y की वैल्यूज निकाल लो बाय एलिमिनेशन। जो भी मेथड आपको लगाना है, यहाँ से x की और y की वैल्यू निकालो, वही हमारे पास सेंटर ऑफ ए कॉनिक सेक्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको एक पर्टिकुलर प्रोसीजर लगाना है सेंटर ऑफ कॉनिक सेक्शन निकालने के लिए, x और y निकालो, मजे पाओ, ठीक है। आप सिर्फ यूजिंग, आपको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते ही आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। गॉट इट? चलो समझ में आया। चलो अब हम चलते हैं लास्ट पर्टिकुलर टॉपिक पर, मजेदार टॉपिक है, आपको समझ में आएगा, तो इसको रब कर दूं। चलो, तो दिस इज अवर फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एसिम्पटोट्स ऑफ ए हाइपरबोला। नहीं, हाइपरबोला नहीं बोलूंगा मैं, चलो हाइपरबोला ही, हाँ हाइपरबोला ही ठीक है। तो अभी हमने निकाला सेंटर, देखो कोई भी जैसे इलिप्स था, इलिप्स का सेंटर निकालना था तो हमें डेरिवेट करना था, पार्शियल डिफरेंशिएट करना था, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स और वाई की वैल्यू जो निकलती वही मेरे पास सेंटर निकल जाता, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ये अगर इलिप्स था तो ये निकल जाता। अब सपोज करो मेरे पास एक ऐसी इलिप्स की इक्वेशन लिखी हुई है तो डेफिनेटली मेरे पास ये निकल जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से, इस तरीके का टॉपिक था वो। लेकिन अब हमारे पास एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। एक बात बताओ आप मुझे, आप एक छोटी सी बात बताइए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला? कौन सा बोला, कौन सा बोला? मैं कह रहा हूं आप मुझे हाइपरबोला की इक्वेशन बता दीजिए क्या थी। सर दिस इज अ वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। याद आया? आप मुझे बताओ कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन कौन सी थी? कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला में सिर्फ एक -1 का डिफरेंस आया था, आपको याद आ गया हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। यस, ये हमारे पास कॉन्जुगेट हाइपरबोला और वो हमारे पास हाइपरबोला। ग्राफ व्राफ सब कुछ बनाना आता क्योंकि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, यू आर मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ इंडिया। अब मैं बात करता हूं एसिम्पटोट्स की। कौन से एसिम्पटोट्स? पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स की इक्वेशन याद करो वो दिन जब मैंने आपको एसिम्पटोट्स पढ़ाना शुरू किया था और मैंने पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स की इक्वेशन लिखी थी और कुछ ऐसा लिखा था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 0, इज इक्वल्स टू में 0। यस,
यस या और मैंने एक नोट करके एक लाइन लिखवाई थी कि हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स हैव ओनली एंड ओनली अ डिफरेंस ऑफ अ कांस्टेंट। सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट ही अलग होंगे, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। ये हमने पढ़ा था कुछ दिनों पहले। बोला ठीक है, तो क्या आप एक पर्टिकुलर रिलेशन ढूंढ पा रहे हो? देखो यहां से यहां के बीच में देखो, सिर्फ आप इनको देखो। यहां पे अगर मैं एक स्टेप माइनस नीचे की तरफ जा रहा हूं और यहां पे भी एक स्टेप और नीचे जा रहा हूं, मतलब इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में पर्टिकुलर एक नंबर का डिफरेंस है ना? -1 करो -1 करो, या फिर उल्टा चल लो +1 +1। तो मतलब इन तीनों के बीच में एक एपी सीरीज बन रही है, एपी है ना, 1 0 -1 या -0 1। यस, पहली चीज तो आप इसको याद रखेंगे। अब इसको याद रखते हुए हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसकी हेल्प कैसे मिलेगी और इसको यूज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं अब हम। मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन को। चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसके ऊपर, ठीक है? मैं इसको मिटा देता हूं, पहले आप इसको लिखिएगा। जानते हो, मैं जानता हूं कि आप जानते हो, बट फिर भी आप लिख लीजिए ताकि आप आगे भी जान जाओ, है ना? चलो वीडियो को पॉज करिए फटाफट। अब ये जो क्वेश्चन आपके पास है, इफ हाइपरबोला x² + 3xy + 2y² + 2x + 3y + 2 = 0, सब कुछ सेम है, यहाँ पे +c लिखा हुआ है। बोल रहा है और कॉन्जुगेट टू इच अदर। ध्यान समझना प्लीज, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क लगा लीजिए, 5 स्टार। ये समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो बोल रहा है ये आपस में कॉन्जुगेट हाइपरबोला, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि ये कहना चाह रहा हूं x² / a² - y² / b² = 1 है, और अगर मेरे पास यहां पर -1 है, मतलब वो बोलना चाह रहा है कि एक इक्वेशन कुछ ऐसी लिखी हुई है, एक हाइपरबोला की और एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। तो हमें पता है कि इन दोनों इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक अकेले कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, तो वही बोल रहा है। यहां पर 2 है तो यहां पर c है, कांस्टेंट का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, दोनों आपस में कॉन्जुगेट एक्सिस है। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि आप मुझे बताओ कि यहाँ पे c की वैल्यू क्या पुट करूं कि यहाँ पे ये मेरे पास एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन जाए। बोला ठीक है। बोला मुझे एक चीज पता है कि हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के बीच में आता है पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स मतलब, और उस पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स में हमारे पास इक्वल टू आता है 0, और जितना हमारे पास ऊपर प्लस उतना ही हमारे पास नीचे माइनस। बोला ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले एक इक्वेशन मान लेता हूं, लेट ए हमारे पास जो पेयर ऑफ एसिम्पटोटिक इक्वेशन है वो सब कुछ सेम है, क्योंकि हमें पता है पेयर ऑफ एसिम्पटोटिक इक्वेशन जो भी होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक लैम्बडा का ही डिफरेंस होगा। और अब मेरे पास अगर ये पेयर ऑफ एसिम्पटोटिक इक्वेशन है तो ये यहां से मैं लैम्बडा निकाल लूंगा, क्योंकि अगर ये पेयर ऑफ एसिम्पटोटिक इक्वेशन है मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी, और स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते ही मतलब मेरे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तो यहां पे होता है ए बी सी एफ जी एच। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 2h = 3, है ना? डायरेक्ट कर सकते हो ना भाई, 2h = 3, तो h = 3/2। f की वैल्यू कितनी है 2gx, तो 2g = 2, तो 2g = 2 मतलब f की वैल्यू, नहीं आराम से 2gx + 2fy होता है ना, तो 2g = कितना हो गया भाई 2, तो g की वैल्यू कितनी हो गई 2, f की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो f की वैल्यू कितनी हो गई 3/2। ओके, यहाँ पे कौन होता है f, यहाँ पे g, यहाँ पे h। f कौन है बताओ जरा, f की वैल्यू 3/2, और h कितना हो गया मेरे पास 2h = a b c c, यहाँ पे c होता है ना, c मतलब यहाँ पे लैम्बडा है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2hxy, तो 2h = 3, तो 3/2। ये पर्टिकुलर चीज आपको समझ में आई या नहीं समझ में आई बताइए? तो अगर ये है तो 3/2, और यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे 3/2 = 0 कर दीजिए। यहां से आप निकालिएगा सिर्फ और सिर्फ लैम्बडा, यहां से आप निकालिएगा सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर लैम्बडा निकालिएगा। अब सुनो, ठीक है ना भाई? ये चीज तो मैं पता नहीं कितनी बार करा चुका हूँ, है ना? चीजें तो आपको आनी चाहिए, ए बी सी एफ जी एस वैल्यू निकालने, और फिर भी ना आए तो प्लीज आप घर जाके, है ना, पता ही क्या करना है, ऊपर मुंह करके ये सिर्फ वही समझ पाएगा जो रेगुलर क्लासेस अटेंड करता है। अगर फिर भी ए बी सी डी ना निकले तो प्लीज आप यहां से निकाल लीजिए, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कीजिएगा, आपको दिख जाएगा, डोंट वरी। अगर ना दिखे तो प्लीज वीडियो क्वालिटी अच्छी कर लीजिए, सब दिख जाएगा। ए की वैल्यू निकल जाएगी, एच की वैल्यू, बी की वैल्यू, जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू, सी की वैल्यू, सब निकल जाएगा।
तो यहाँ से आपको लैम्डा निकालना है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी हमारे पास 1। मतलब समझो अब मेरी बात का, मतलब समझो, इसको मिटा दे रहा हूं, इसका कुछ काम नहीं है। अब समझो मतलब मेरी बात का जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर लैम्डा की वैल्यू में 1 पुट कर देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा अब देखो जरा, उस बात से ही समझ में यहां पे आएगा। हमारे पास एक इक्वेशन है हाइपरबोला इक्वेशन, वो कौन सी इक्वेशन है, ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास निकल कर आ गई एक पेयर ऑफ एसिम्प्टोटिक इक्वेशन, और उसमें कह रहा हूं मैं क्या बात, कि ये भैया अगर लैम्डा की वैल्यू 1 है, अगर लैम्डा की वैल्यू 1 है तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोटिक इक्वेशन है। मतलब यहां पे आपके पास 2 था, यहां पे आपके पास 1 हुआ, मतलब आपने एक टर्म को माइनस किया। मतलब आपने एक टर्म को माइनस किया तो आप पेयर ऑफ एसिम्प्टोटिक इक्वेशन में पहुंच जाओगे। और मतलब क्या हुआ कि आप उसी एक को अगर एक बार माइनस और कर दोगे तो कॉन्जुगेट इक्वेशन पे पहुंच जाओगे। मतलब मेरे को अगर कॉन्जुगेट इक्वेशन चाहिए थी, अगर मेरे को कॉन्जुगेट इक्वेशन चाहिए थी, तो हमने क्या करना था, हमने इस पर्टिकुलर एक में से एक को माइनस और कर देते तो मेरे पास ये बन जाती। और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जब मैं कंपेयर करूंगा इस इक्वेशन से, तो c की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, यहां से 0। और आपके पास ऑप्शन यही थे, 0 1 2 3, 0 इज द आंसर। वो बोल रहा था क्वेश्चन में, भाई साहब, कि आपके पास दोनों इक्वेशन आपके पास कॉन्जुगेट आपस में, ये ट्रांसफर से कॉन्जुगेट, ये सिंपल हाइपरबोला तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो यहाँ से सी की वैल्यू पूछ रहा था, तो हमने पहले पेयर ऑफ एसिम्प्टोटिक इक्वेशन निकाला, और उस पर्टिकुलर इक्वेशन को -1 था ना, 1 निकला ना, हमने उस 1 से हमने और नीचे चले गए, हम उस 1 से और नीचे चले गए तो हमारे पास वो निकल कर आ गया। समझ में आया कुछ बात, कैसे क्या किया? अब ये समझ में आ गया तो प्लीज़ आप पीछे वाले क्वेश्चन जाके देखिएगा दोबारा से, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और होप्स आपको समझ में आ गया। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, है ना। सो हम इस चैप्टर को यहीं पे दी एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में पता चल जाएगा। सो होप्स आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस स्टडी को। डोंट वेस्ट योर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है अभी, इन्हीं टाइम पीरियड में ही बच्चे आगे निकल जाएंगे और पीछे वाले पीछे रह जाएंगे। अगर आपने इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया तो यकीन मानिए आपको पीछे करने वाला कोई नहीं रहेगा आपके एग्जाम टाइम में। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए अच्छे से। टाइम टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, सुबह उठो पढ़ना है, दोपहर को उठो पढ़ना है, शाम को उठो पढ़ना है, बीच में थोड़ा बहुत टाइम अपना खेलने कूदने को दीजिए, ज़्यादा नहीं। हमारे टीचर कहते थे 16 घंटे पढ़ना है और बाकी सो जाना है। तो जैसे डायलॉग ही हुआ, खैर मतलब कि 8 घंटे में अब आपको बाकी एक्टिविटीज़ करनी होती थी। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, एक्चुअली उन दिनों की बात है। ठीक है, तो काफ़ी मोटिवेशनल मिलता था मुझे उधर से, बट अनफॉर्चुनेटली उधर नहीं हो पाया। सो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपका सिलेक्शन रुक जाए, तो प्लीज़ आप लोग अपनी मेहनत लगातार जारी रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अच्छी शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।